आइए आज की कक्षा को हम मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज के इस तत्वार्थ सूत्र जी की स्वाध्याय वाली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो तीसरे अध्याय के जो सूत्रों का हम अध्ययन कर रहे थे उन्हीं के आगे वाले कुछ सूत्र हैं जो काफी विशेष हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देना चाहता हूं, जिससे आप जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है वो आप भूले नहीं, आपके दिमाग में बिल्कुल बना रहे। इसलिए पिछले एक दो सूत्रों को हम आज फिर से पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ये स्क्रीन शेयर करके मैं पुस्तक आपके सामने ले आया हूं। देखिए 11वें नंबर का सूत्र हमारे सामने है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब ये जो सूत्र है इसका उच्चारण सुनिएगा सबसे पहले। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि तद विभाजना उन क्षेत्रों का विभाग करने वाले वर्षधर पर्वताः, वर्षधर पर्वत हैं जो उन क्षेत्रों का विभाजन कर देते हैं, जो 7 क्षेत्र का विभाजन करते हैं। और ये पूर्वापरायता, पूर्व से अपर मतलब पूर्व से उल्टा पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर ये फैले हुए हैं। इनका नाम है हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। इस प्रकार से रुक्मी और शिखरी ये जो है ये क्रमशः ये 6 पर्वत है। इन्हीं को 6 कुलाचल भी कहते हैं। इन्हीं का नाम वर्षधर भी है। वर्षधर मतलब ये जो वर्ष मतलब क्षेत्र, ये जो 7 क्षेत्रों को धारण किए हैं इसलिए इनको वर्षधर भी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपको समझने में पढ़ने में कोई कठिनाई कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में फिर एक सूत्र बताया गया है, सूत्र नंबर 12वां। और 12वें नंबर का जो सूत्र है, 12वें नंबर के सूत्र में बताया है, 12वें नंबर के सूत्र में इन 7 क्षेत्रों के बाद में 6 पर्वतों और इनके रंगों के बारे में बताया है। ये देखिएगा पर्वत कैसे हैं तो बताया। 12वें नंबर का सूत्र है, मैं पढ़ रहा हूं। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। हेम मतलब होता है सोना, तपनीय मतलब होता है तपा हुआ सोना, वैडूर्य मतलब होती है वैडूर्य मणि जो नील मणि जिसको कहते हैं, रजत माने होता है चांदी और हेम माने होता है सोना। तो ये जो पर्वत है ये सोने, चांदी, तपाए हुए सोने, वैडूर्य मणि और चांदी और सोने के रंग वाले हैं, ऐसा इसमें बताया है। हेममया मतलब इनसे युक्त हैं। तो प्रश्न अब यहाँ पर ये भी उठता है कि ये इनका कलर ही ऐसा है या बिल्कुल ही ये सोने चांदी के हैं। तो इसके बारे में 2 मत मिलते हैं। एक तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज और सारे पूर्वाचार्य ये मानते हैं कि ये पर्वत जो है ये ऐसा रंग ही है इनका, ये असल में सोने और चांदी के नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक डाउट मन में बना रह जाता है, वो अगले सूत्र को जब अपन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसमें बताया है कि ये जो पर्वत है ये
दोनों तरफ से इन पर्वतों में, दोनों साइड में बहुत प्रकार की मणियां लगी हुई हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये मणियां लगाई गई हैं, और मणियां तो केवल साधारण पर्वत में तो नहीं होंगी, ये तो सोने चांदी का है। जब कोई भी हम आभूषण खरीदते हैं, अगर वो मतलब ओरिजिनल रहते हैं सोने चांदी के, तो उसमें हम हीरा पन्ना मोती ये सब लगवाते हैं, और अगर वो सस्ते हैं तो उनमें थोड़े ना लगवाएंगे। तो ये भी एक बड़ा एक प्रश्न आ जाता है, और इसको आधार करके आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये पर्वत ऐसे ही हो, मतलब सोने और चांदी के हो, ऐसा हो सकता है, लगता ऐसा है, लेकिन क्या है ये हमें नहीं मालूम। हमें तो ये समझना है कि इसमें दो मत इसमें मिलते हैं। एक तर्क से भी है, जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो वर्तमान में अभी सर्वश्रेष्ठ साधक के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं, हम सभी के आराध्य गुरुदेव हैं, उनका एक मत है, और एक पूर्वाचार्यों का मत है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज, और उसके बाद राजवार्तिककार आचार्य विद्यानंद जी आदि अनेक जो पूर्वाचार्य हुए हैं, उन सभी का ये मत है। और आचार्य श्री का भी यही मत है, लेकिन उन्होंने एक और इसमें विशेष बात जोड़ दी है। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि ये सोने और चांदी के ही हों, क्योंकि इसमें जो 13वें नंबर का सूत्र इसमें बताया कि ये मणियों से सहित है, तो इससे कुछ कुछ ऐसा लगता है। तो चलिए साथ ही साथ में 13वें नंबर का सूत्र भी पढ़ लेते हैं। हालांकि ये सारे सूत्र हम पढ़ चुके हैं, फिर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको सब कुछ दोबारा से अच्छे से याद आ जाए। सूत्र नंबर 13वें में बताया है, मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। ये जो 7 क्षेत्र हैं और उनको विभाजन करने वाले 6 पर्वत हैं, इन पर्वतों के बारे में इन्होंने बतलाया है कि ये पर्वत जो है वो उपरि मूले च तुल्य विस्तारा, ऊपरी मूल और चा मतलब मध्य में, मतलब ये पर्वत है। ये पर्वत हम कैसे देखते हैं, ऐसे पर्वत देखते हैं कि भाई ये एक पर्वत है और उसके आधार पर ये एक पर्वत है, और उसी में ये एक पर्वत लगा हुआ है। कोई कहता है ये हिमालय की चोटी है, तो इस प्रकार से ऐसा हम लोग देखते हैं। लेकिन ऐसे पर्वत नहीं होकर के वो कहते हैं ये पर्वत देखिए, ये पर्वत जो बने हुए हैं इनमें ऊपर बहुत कम है, मतलब आकार बहुत पतला है, नोक है, शंकु के आकार के हैं। हाँ, मतलब नीचे जो धरातल पर है, नीचे इनका जो तल है वो बहुत अधिक विस्तार वाला है, और फिर ऊपर जाते जाते ये कम होते चले जाते हैं। ये जो जितने भी आप पर्वत देख रहे हैं, हाँ, ये जो पर्वत हम देखते हैं, लेकिन ये जो पर्वत है ये वैसे पर्वत नहीं है। मतलब कैसे पर्वत है, ये जो पर्वत है ये बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ऊंचाई तक एक जैसा है, एक एक लाइन में है, उसमें कोई डिफरेंस भी नहीं है। ये एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझना है कि ये पर्वत पर्वत हैं, लेकिन ये दीवार की भांति हैं, दीवार की भांति है। जैसे दीवार होती है भाई, हमने अभी तक जो पर्वत हम लोगों ने देखे हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे पर्वत होते हैं, उसमें ऐसी चोटी लगी रहती है, हाँ, और ऐसे बीच में से मतलब अनेकों प्रकार के दृश्य हमें देखने को मिलते, तो सभी पर्वत ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये जो पर्वत है ये यहाँ नीचे भी, बीच में भी और ऊपर भी, तीनों जगह इनका आकार एक जैसा है, सेम आकार है। इससे पता चलता है कि ये दीवार की भांति है ये पर्वत। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई है हमें। अब एक और यहाँ पर एक बात यहाँ पर जोड़ी है, मणि विचित्र पार्श्व। सूत्र में एक बात आई, मणि विचित्र पार्श्व। पार्श्व मतलब पखवाड़े, साइड वाले हिस्से में जो दोनों साइड का जो हिस्सा है इन पर्वतों का, हाँ, इन पर्वतों के दोनों साइड में, दोनों किनारों पर वो मणि विचित्र पार्श्व, विचित्र प्रकार की मणियां लगी हुई हैं। विचित्र प्रकार की मणियां जो होती हैं, बहुत अनेक प्रकार की बहुमूल्य मणियां उसमें लगी हुई हैं। ऐसे मणियों से खचित हैं, खचित मतलब सहित है, उनमें मणियां लगी हुई हैं। और ऐसे ये बहुत उत्कृष्ट पर्वत वहां पर पाए जाते हैं। मतलब ये जो 6 पर्वत हैं, इनको ये जो कुलाचल है ये बहुत ही विस्तृत और बहुत ही कहना चाहिए अनुपम पर्वत है। इनके जैसे और पर्वत आपको ना देखने में मिलेंगे ना सुनने में मिलेंगे, ये अद्भुत हैं। इसलिए इनका नाम ही आपको मिलेगा कुलाचल, और अन्य कोई कुलाचल नहीं मिलेंगे। और भी पर्वत हैं लेकिन कुलाचल केवल 6 ही हैं। अब इन पर्वतों पर और क्या क्या है उसके बारे में 14वें नंबर का सूत्र मैंने कल आपको बताया भी था, कल की कक्षा में। लेकिन
कुछ सिस्टम थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क बीच में कुछ ऐसा रुका कि फिर वो चालू ही नहीं हो पाया। तो फिर कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं है हमारे पास में, और कल की क्लास भी थोड़ी सी हो पाई थी 20-25 मिनट की, इस वजह से हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं ले पाए। और आज की इस कक्षा में फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, कल बहुत कम लोग थे, आज तो 4-5 लोग हैं। देखिएगा इन पर्वतों पर वो कहते हैं क्या क्या है। तो 14वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कि पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषामुपरि। सूत्र में इन्होंने कहा है पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषामुपरि। ये जो सूत्र है इसमें हृदय नहीं है, कुछ लोग हृदय बोल रहे हैं, या आप लोगों का उच्चारण अगर यहाँ पर जो है ना, ये देखिए हृदय अगर आप उच्चारण कर रहे हैं तो वो गलत है, आपको बोलना है हृदय, हृदय, रा, हिरी नहीं, हिरी नहीं, रा बोलना है, हृदास तेषामुपरि। देखो पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषामुपरि। हृदास तेषामुपरि, हृदास तेषाम नहीं, हृदास तेषामुपरि। ठीक है, तो ये जो है इसका उच्चारण इस प्रकार से आप लोगों को करना है। एक बार मैं एक साथ उच्चारण करता हूँ, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषामुपरि। ठीक है, ये इसका उच्चारण हुआ। अब इसमें वो बताते हैं कि और क्या क्या है इन पर्वतों पर। तो कहते हैं इन पर्वतों पर तेषाम, तेषाम मतलब उन पर, उपरी मतलब उनके ऊपर, किनके ऊपर, तेषाम मतलब उनके, किनके, तो पहले पर्वतों का वर्णन चल रहा था पिछले सूत्र में, सारे वर्णन अभी पर्वतों के ही चल रहे हैं। तो वो कहते हैं उन पर्वतों के, तेषाम मतलब उनके, उन पर्वतों के, उपरी मतलब ऊपर, उन पर्वतों के ऊपर क्या है, तो कहते हैं हृदाहा। हृदाहा मतलब होते हैं तालाब, बहुत उनके ऊपर तालाब हैं। कौन कौन से तालाब हैं, तो उनका नाम दिया है इन्होंने, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। ये जो 6 नाम हैं, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ये 6 क्या है, ये 6 उन पर पर्वत हैं, पर्वत के ऊपर तालाब हैं। हृदाहा, हृदा मतलब होता है तालाब, ठीक है, तो उनके ऊपर तालाब है। किन के ऊपर तालाब है, उन पर्वतों के ऊपर। पर्वतों के ऊपर तालाब कैसे हैं, आइए मैं आपको फिर से चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिएगा चित्र बना लेता हूँ, यहाँ पर एक साइड में ही चित्र बनाऊंगा तो ज्यादा हमें और परेशानी नहीं होगी, समझ में भी जल्दी आ जाएगा। और ये लीजिए, ये एक चित्र बना दिया है। ये समझ लीजिए ये हमारा जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में यहाँ से ये हमारा पहला पर्वत आ गया हिमवन, ये हमारा दूसरा पर्वत आ गया महाहिमवन, ये हमारा तीसरा पर्वत आ गया निषद, उसके बाद फिर हमारा चौथा पर्वत आ गया नील, उसके बाद में 5वां पर्वत आ गया रुक्मिन, रुक्मी, और 6वां पर्वत ये आ गया हमारा शिखर। तो कुल मिलाकर के 6 पर्वत हैं यहाँ पर, आप देखिएगा 6 पर्वत हैं। ये ग्रीन ग्रीन लाइन में मैंने पर्वत बनाए हुए हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इन पर्वतों पर वो कहते हैं, इन पर्वतों पर तालाब है। तो यहाँ जैसे ये पर्वत है, पर्वत के ऊपर ये एक तालाब है,
ये मैं चित्र बना रहा हूं, ये चित्र से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये एक दूसरा तालाब है। तो देखिए उन्होंने बताया था कि ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों पर तालाब हैं। पर्वतों के नाम बताए थे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। तो उनके बाद में अब वो बता रहे हैं यहाँ पर कि उनके ऊपर, पर्वत के ऊपर तालाब जो है, जैसे ये हिमवन नाम का पर्वत है, तो हिमवन पर ये कौन सा पर्वत तालाब है? तालाब का नाम हो गया पद्म। ये देखिएगा, ये पद्म का संबंध सीधा है इस वाले तालाब से। दूसरा है महापद्म। महापद्म ये दूसरा नंबर का तालाब ये रहा, ये दूसरे पर्वत पर है, महाहिमवन नाम के पर्वत पर है। फिर कहते हैं तिगंच नाम का भी एक पर्वत है। तिगंच नाम का जो तालाब है वो तीसरे पर्वत पर है। तो ये रहा हमारा तीसरा पर्वत, और तीसरे पर्वत पर ये रहा तिगिंच नाम का तालाब। फिर कहते हैं चौथा जो पर्वत है उस पर एक तालाब, चौथे पर्वत पर तालाब बना है, उसका नाम है केसरी। तो ये कहाँ है केसरी? ये देखिए यहाँ पर, ये चौथे नंबर का, ठीक है। तो ये केसरी नाम का ये चौथा तालाब हो गया चौथे पर्वत पर। तो चौथे पर्वत का नाम क्या है? चौथे पर्वत का नाम है नील नाम का पर्वत। देखिए हिमवन, महाहिमवन, निषद और उसके बाद है नील। फिर उसके बाद पांचवा पर्वत है रुक्मी नाम का पर्वत है, और ये उस पर ये हमने बना दिया है, ये हो गया है हमारा तालाब। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है महापुंडरीक। ये महापुंडरीक नाम का पर्वत है, तालाब है। और उसके बाद फिर आता है पुंडरीक नाम का तालाब, और पुंडरीक नाम का तालाब ये रहा सबसे ऊपर ऐरावत क्षेत्र के और हिरण्यवत क्षेत्र का विभाजन करने वाला जो अंतिम पर्वत है, शिखरी नाम का पर्वत है। इस शिखरी पर्वत के ऊपर ये पुंडरीक नाम का तालाब है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से ये तालाब बने हुए हैं। कहाँ बने हैं? ये तालाब बने हुए हैं इनके ऊपर। किनके ऊपर? ये तालाब बने हैं इन पर्वतों के ऊपर। ये जो 6 पर्वत हैं इनके ऊपर ये तालाब बने हुए हैं। तो क्रमशः आप लोगों को ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। मैं तालाब तालाब बना देता हूँ, मिटा दिए हैं मैंने। ये लीजिएगा, ये हमने फिर से एक तालाब ये बना दिया यहाँ पर, और एक तालाब हो गया यहाँ पर। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि ये इस प्रकार से तालाब यहाँ पर बने हुए हैं। आगे अपन और पढ़ते हैं। अगला सूत्र जो है वो उन तालाबों का और विस्तार क्या क्या है, कितना उनकी लंबाई चौड़ाई है, उसके बारे में सूत्र नंबर 15वां पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये देखिएगा सूत्र नंबर 15वां, चलिएगा। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो हृदः। कैसे पढ़ना है? प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो हृदः। कैसे बोलना है? प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो हृदः। इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। और इसमें वो बताते हैं कि ये जो पर्वत हैं, ये जो पर्वतों के ऊपर तालाब हैं, इन तालाबों का विस्तार कितना है। तो तालाबों का विस्तार इन्होंने बतलाया है कि प्रथमो, जो पहला जो पर्वत है, कौन सा पर्वत है, यहाँ आपको बता देता हूं। प्रथमो मतलब ये जो पहला पर्वत है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पद्म नाम का।
ये पद्म नाम का ये पहला पर्वत है। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, मैंने नाम भी नीचे यहाँ पर लिख दिया है। ये पद्म नाम का पहला पर्वत है, सॉरी पहला तालाब है। पर्वत पर, पहले पर्वत पर पहला तालाब है। पहले पर्वत का नाम क्या है? पहले पर्वत का नाम है हिमवंत। अच्छा, पहले क्षेत्र का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, पहले क्षेत्र का नाम है भरत क्षेत्र। और पहला जो तालाब है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पद्म। तो पद्म नाम का जो पहला तालाब है उसके बारे में कहते हैं सहस्र आयाम। आयाम मतलब होती है लंबाई। उसकी लंबाई कितनी है? तो कहती है योजन सहस्र आयाम, 1000 योजन। 1000 योजन मतलब 1000 योजन लंबाई है। तदर्ध विष्कंभो, तदर्ध उसका आधा, 1000 का आधा कितना हो जाएगा? 1000 का आधा हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो कहते हैं ये जो है ये 1000 योजन तो इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है? 1000 योजन है। और फिर कहते हैं विष्कंभ, विष्कंभ मतलब होता है इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी है? तो कहते हैं उससे आधी। आधी कितनी? तो कहा 1000 की आधी हुई 500। तो ये 500 योजन की चौड़ाई है इस तालाब की। तालाब जो है कौन सा तालाब है? पद्म नामक जो पहला तालाब है हिमवन नामक पर्वत पर, पद्म नाम का जो तालाब है उस पद्म तालाब की लंबाई बताई है 1000 योजन लंबा है। और ये चौड़ा भी जो ये जो तालाब है ये 500 योजन चौड़ाई वाला है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है गहरा कितना है? भाई ये भी तो आप बताइए कि ये जो है ये गहरा कितना है। उसके लिए अगला सूत्र अपन लोग पढ़ लेते हैं। सूत्र नंबर 16वां, उसमें बताया है 10 योजनावगाह। सूत्र नंबर 16 में बताया है 10 योजनावगाह। मतलब ये जो तालाब है ये तालाब कितने योजन गहराई वाला है? अवगाह कितना है इसमें, गहराई कितनी है? तो कहा 10 योजन। 10 योजन की तो इसके भीतर की गहराई है। कितनी गहराई है? 10 योजन की गहराई है। 10 योजन की गहराई इस तालाब की है। तो तालाब जो पद्म नाम का पहला तालाब है ये 1000 योजन तो लंबा है और 500 योजन चौड़ा है और 10 योजन गहरा है। इस प्रकार का ये पहला पद्म नामक तालाब है। ठीक है, अब आगे फिर अगला सूत्र पढ़ते हैं 17वें नंबर का। और इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है इन्होंने 17वें नंबर के बारे में बताया है तन मध्य योजनम पुष्करम। तन मध्य योजनम पुष्करम, सूत्र का उच्चारण होगा तन मध्य योजनम पुष्करम। मतलब तन मध्य उसके बीच में, किसके बीच में? किसके बीच में? अभी चर्चा चल रही है तालाब की। तो तालाब के बीच में, कौन से तालाब की? भाई पद्म नाम के तालाब की बात चल रही है। तो कहते हैं कि पद्म नाम का जो तालाब है उस पद्म नाम के तालाब के बीचों बीच वो कहते हैं योजनम पुष्करम। एक पुष्कर है, पुष्कर मतलब कमल। कमल कितना है, कितना बड़ा है? तो कहते हैं योजनम पुष्करम, 1 योजन लंबाई वाला, चौड़ाई वाला, ऐसा वह 1 योजन विस्तार वाला कमल है। कहां पर है? कहां पर है? तो बता दिया इन्होंने कि तन मध्य, उसके बीचों बीच। अब फिर से आपको चित्र में ही समझा देता हूं। तो देखिएगा ये हमारा पद्म नाम का तालाब है। इस पद्म नामक तालाब में वो कहते बीचों बीच, बीचों बीच एक फूल है, कमल का फूल है। ठीक है, ये जो कमल है इसको उन्होंने कहा है कि ये कितना है? 1 योजन लंबा चौड़ा है, 1 योजन। 1 योजन लंबाई चौड़ाई वाला ऐसा ये क्या है? ऐसा ये है हमारा पुष्कर मतलब कमल। तो 1 योजन इसकी लंबाई चौड़ाई है, ऐसा यह है।
1 योजन लंबाई चौड़ाई वाला पुष्कर मतलब कमल है। और कहां पर है? तो ये पद्म नामक, जो पद्म नाम का यह जो आप देख रहे हैं, पद्म नाम का जो तालाब है, इस पद्म नामक तालाब के बीचों बीच 1 योजन लंबाई चौड़ाई वाला एक कमल है। आप सभी जानते हैं जैसे तालाब में कमल होता है, वैसे ही उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर ये जो पद्म नामक तालाब है, इसमें एक योजन लंबाई चौड़ाई वाला एक कमल भी है। ये कमल कैसा है? तो ये कमल वनस्पति का एक नहीं है। ये कैसा है? ये कमल के आकार वाली वो पृथ्वी ही है, पृथ्वी कायक है ये कमल। मतलब वो सदाबहार है, ऐसा नहीं कि कल के दिन मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयु भी नहीं है उनकी। वो तो कैसे हैं? वो पृथ्वी कायक है, स्थिर है, वहां पर हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, अलग भी नहीं होंगे। ये विशेषता है। तो आपको ये याद रखना है, समझना है। कोई समस्या मुझे नहीं लगता है कि अब होनी चाहिए। चलिए, ये सूत्र तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे अगला जो सूत्र है उसको हम आज नहीं पढ़ करके कल के सेशन में पढ़ेंगे। कल का जो हमारा स्वाध्याय होगा उसमें हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि यदि आप लोगों का इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लोग अभी पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। मंजू जी, हर्ष जी और राहुल जी, आप में से कोई यदि प्रश्न पूछना चाहता है तो स्वयं को अनम्यूट करके और आप चाहे तो प्रश्न, जो कुछ आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है, कोई विशेष प्रकार की शंका आदि नहीं है, तो फिर हम कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। हर्ष जी कह रहे हैं कि समझ में आ गया है। चलिए, और भी यदि कोई प्रश्न आता है तो आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं और कक्षा को आज यहीं समाप्त करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव साख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए, अब कल मिलते हैं अगली कक्षा में।